राधे राधे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि विद्यार्थियों हम चर्चा कर रहे हैं संज्ञा टॉपिक की, तो आज हम संज्ञा टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। संज्ञा की बेसिक नॉलेज के बारे में हमने बात कर ली कि संज्ञा कौन से शब्द हैं, संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा किस किस के अनुसार परिवर्तित होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। लिंग के अनुसार भी संज्ञा परिवर्तित होती है, वचन के अनुसार भी परिवर्तित होती है और आपके कारक के अनुसार भी परिवर्तित होती है, जबकि काल के अनुसार संज्ञा परिवर्तित नहीं होती है। हमने चर्चा कर ली थी कि अंग्रेजी में संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं और हिंदी में संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं। आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। यदि मैं बात करूं आज संज्ञा के भेदों की, यदि मैं बात करूं आज संज्ञा के भेदों की, तो संज्ञा के भेद ये भी आपको पता होना चाहिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी है आपकी भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे भेद की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा और तीसरे भेद की बात करें तो भाववाचक संज्ञा। अब बात आती है कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई भी भेद नहीं होते हैं। अब आपके सामने कहा जाए क्या जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं? जी हाँ, जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं। कितने? एक तो होता है द्रव्यवाचक और दूसरा होता है आपका समूहवाचक। समूहवाचक। यदि मैं द्रव्यवाचक में उदाहरणों की बात करूं, जैसे सोना है, चांदी है, पीतल है, लोहा है, दूध है, दही है, मक्खन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी के सभी शब्द किस में आते हैं? द्रव्य। यदि मैं साइंस की तरफ चलूं तो ठोस, तरल और गैस। ठोस, तरल, गैस किसके अंदर आते हैं? द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। यदि मैं समूह की बात करूं तो एक से अधिक जो संख्याओं का बोध कराता है उन्हें कहते हैं हम समूहवाचक। तो समूहवाचक संज्ञा की बात करें, जैसे कक्षा है, सभा है, मंडली है, परिषद है, जैसे समिति है, जैसे झुंड है, पक्षियों का झुंड, जैसे झुंड है, जैसे गोष्ठी है, गोष्ठी होती है जो कवियों का सम्मेलन होता है, जैसे गोष्ठी है, जैसे दल है, जैसे भीड़ है, इत्यादि शब्द किस में आते हैं? इत्यादि शब्द आपके समूह में आते हैं। जैसे परिवार है तो ये भी किस में आएगा? समूहवाचक में आता है। समूहवाचक और द्रव्यवाचक किसके भेद होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं। यदि मैं बात करूं भाववाचक, क्या भाववाचक के भी भेद मिलते हैं? जी हाँ, भाववाचक के भी 2 भेद कर दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला तो है प्यारे साथियों रूढ़ और दूसरा है आपका, पहला है आपका रूढ़ और दूसरा है आपका यौगिक। रूढ़ का मतलब होता है जड़ और जड़ का मतलब होता है मूल। वे संज्ञा शब्द जो रूढ़ होते हैं, जो नष्ट नहीं होते हैं, जो स्वतः ही भाव आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी को देखकर, तो ये देख लेते हैं रूढ़ भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है। जैसे प्रेम है, क्या ये 2 शब्दों के मेल से बना है? बिल्कुल नहीं, ये रूढ़ शब्द है। जैसे क्रोध है, ये रूढ़ शब्द है। जैसे दया शब्द है, ये रूढ़ शब्द है। जैसे सुख है,
दुख है, ईर्ष्या है इत्यादि शब्द किसमें आते हैं? ऋण भाववाचक संज्ञा में आते हैं। आगे बात करें यौगिक। यौगिक का मतलब होता है जो दो संज्ञाओं के मेल से बने हों। कितनी संज्ञाओं के? दो संज्ञाओं के मेल से बने हों, उन्हें क्या कहते हैं? हम यौगिक कहते हैं। कितने प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है? तो आपका आंसर होना चाहिए यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से हुआ है। पहला किससे? पहला है आपका संज्ञा से। पहला किससे है? संज्ञा से। दूसरा किससे है? संज्ञा में भी कौन सा भेद? जातिवाचक से। किससे? जातिवाचक से। दूसरा है आपका सर्वनाम से। तीसरा है आपका विशेषण से और चौथा है आपका क्रिया से और पांचवा है आपका अव्यय से। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से किया गया है? भाववाचक संज्ञा में जो यौगिक भाववाचक है कितने प्रकार से हुआ है? 5 प्रकार से उसका निर्माण हुआ है। पहले बात कर लेते हैं आज व्यक्तिवाचक की। किसकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं? मैंने लिखा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन होती है वे संज्ञा शब्द या किसी भी संज्ञा शब्द से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध होता हो, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर कह सकते हैं वे संज्ञा शब्द जो एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन की देख लेते हैं। क्या है? वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसका बोध करा रहे हैं? वे संज्ञा शब्द जो एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मान लो मैंने आपके सामने लिखा दिशा, मैंने आपके सामने लिखा दिन, मैंने आपके सामने लिखा महीना, मैंने आपके सामने लिखा ग्रंथ, मैंने आपके सामने लिखा ग्रंथ के बाद में युद्ध। जो भी ये शब्द हैं इधर दिखाई दे रहे हैं, इनमें तो होती है जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। कैसे? मैंने कहा दिशा, तो आपको पता ही नहीं है किस दिशा के बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि आपके सामने ये शब्द दे दिए जाएं, दिशा है, दिन है, महीना है, समाचार पत्र हैं, युद्धों के नाम हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, ग्रंथ हैं, युद्ध है, विद्यालयों के नाम हैं, महासागरों के नाम हैं, देशों के नाम हैं, नगरों के नाम हैं, ये शब्द आपके सामने हो तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जबकि इनका कोई पर्टिकुलर नाम आ जाए, जैसे लड़का है तो रोहन, सोहन, मोहन, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी और लड़का शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। दिशा है, दिशा शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी और दिशा का नाम आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दिन शब्द है, दिन खुद शब्द में जातिवाचक संज्ञा होती है, जबकि दिन में कोई पर्टिकुलर नाम आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यदि मैं महीना शब्द की बात करूं तो महीना शब्द में जातिवाचक संज्ञा होती है। यदि महीना का कोई पर्टिकुलर नाम आए तो कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे ग्रंथ है, ग्रंथ में यदि मैं बात करूं, ग्रंथ खुद में
जातिवाचक संज्ञा होगी शब्द में यदि ग्रंथ का कोई भी नाम आपके सामने दे रखा है, जैसे रामायण है, रामचरितमानस है, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ऐसे ही युद्ध शब्द है, युद्ध शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, यदि पर्टिकुलर कोई भी नाम आ रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आगे देख लेते हैं कौन कौन सी। जैसे दिशा है, यदि मैं इसे पूर्व कहूँ, पश्चिम कहूँ, उत्तर है और आपका दक्षिण है, नाम दे रखे हैं, तब तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि आपके सामने शब्द दे रखा है तो जातिवाचक संज्ञा। दिन का नाम दे रखा है, जैसे सोमवार, मंगल, बुधवार। यदि कोई पर्टिकुलर नाम दे रखा है तो व्यक्तिवाचक, यदि शब्द दे रखा है तो जातिवाचक। महीना शब्द है, महीना शब्द में जातिवाचक और इसका कोई पर्टिकुलर नाम है, जैसे जनवरी, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल इत्यादि। ऐसे ही ग्रंथ शब्द आए तो जातिवाचक संज्ञा, ग्रंथ का नाम आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ग्रंथ है जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस। जैसे आपका है रामायण, जैसे आपका है महाभारत। ये क्या है? ग्रंथों के नाम हैं। यदि मैं कहूँ आपसे कि लड़कों के नाम, किसके नाम? लड़कों के नाम, तो लड़का शब्द जातिवाचक और लड़के का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक, जैसे राम, कृष्ण, मोहन, सोहन। उसी प्रकार युद्ध का नाम आ जाए, युद्ध शब्द आ जाए तो जातिवाचक और युद्ध का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, जैसे पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, जैसे तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध। उसी प्रकार मैंने कहा समाचार पत्र। यदि आपके सामने समाचार पत्र दे रखा है, शब्द दे रखा है, तब तो आपका जातिवाचक। यदि समाचार पत्र का नाम आ जाए, जैसे अमर उजाला, जैसे अमर उजाला, जैसे राजस्थान पत्रिका, जैसे आपका आ जाए दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर। यदि पत्रों के भी नाम आ रहे हैं तो आपको बताना होगा, पत्रों के नाम पर्टिकुलर नाम दिया है तो व्यक्तिवाचक, यदि समाचार पत्र शब्द दिया है तो आपका जातिवाचक। यदि मैं यही बात करूं आपके उत्सव एवं त्योहार की, उत्सव त्योहार शब्द आ जाए, उत्सव और त्योहार शब्द आ जाए, उत्सव और त्योहार शब्द आ जाए, और त्योहार आ जाए, तो आपका जातिवाचक। यदि इसका कोई पर्टिकुलर नाम दिया है तो आपका व्यक्तिवाचक, जैसे दीपावली, जैसे होली, जैसे 15 अगस्त, ये उत्सव हैं, जैसे 26 जनवरी। उत्सव और त्योहार में वही अंतर है, कैसे? जैसे अक्षर और वर्ण में अंतर होता है। अक्षर तो होती है मौखिक, जबकि उसी मौखिक को जब हम लिखते हैं, दर्शाते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम वर्ण। उत्सव जिनकी डेट फिक्स होती है उन्हें कहते हैं हम
उत्सव। जैसे आपका बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, तो वह उत्सव ही होता है। जैसे 26 जनवरी फिक्स है, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस, तो वह क्या आएगा, 26 जनवरी आएगा। डेट फिक्स होती है, 15 अगस्त देश आज़ाद होने की है, तो 15 अगस्त भी आपकी क्या होगी, उत्सव आएगी। जिनकी डेट फिक्स नहीं होती है उन्हें कहते हैं हम त्यौहार। जैसे दीपावली है, होली है, राखी है, ये सभी क्या आते हैं, त्यौहार के अंतर्गत आते हैं। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे नदी है, आपके सामने दे दिया नदी, नदी शब्द, नदी शब्द में संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। यदि नदी का कोई पर्टिकुलर नाम आया है तो अब आपका होगा व्यक्तिवाचक। जैसे नदी है आपकी कृष्णा, कावेरी, गोमती, गंगा, यमुना, ये क्या है, आपकी नदियों के नाम हैं। यदि मैं यही समझाना चाहती हूँ, यदि पर्टिकुलर नाम दिया है तो व्यक्तिवाचक, और नहीं दिया है, शब्द दिया है, तो इसमें सभी में जातिवाचक। आपको दोनों भेदों की भी जानकारी हो गई होगी। यदि पर्टिकुलर शब्द है, उसका नाम नहीं है, तब तो जातिवाचक। यदि किसी पर्टिकुलर नाम दिया है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आगे बात करते हैं जातिवाचक की। ये तो हुई आपकी व्यक्तिवाचक। उदाहरण है, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को रेखांकित कर दिया गया है। अब इसमें कौन सी संज्ञा है, तो अब आपको बतानी है कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। आगे बात करते हैं सेकंड, जातिवाचक संज्ञा। जाति से ही मालूम हो रहा है वे शब्द जो पूरी जाति का बोध कराते हैं, वे संज्ञा शब्द जो पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति का बोध हो, कि पूरी जाति का बोध हो, ऐसे लिख दो, पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, कौन सी संज्ञा कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध हो तो वहाँ कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। मैं बात करती हूँ जाति में, जैसे लड़का है, पूरी जाति का बोध करवा रहा है क्योंकि पर्टिकुलर नाम ही नहीं दिया गया है। जैसे लड़की है, हॉस्पिटल से सूचना आती है कि गोलू मोलू सोनू पैदा हुआ है, ऐसे आती है नहीं, वहाँ आपको सूचना मिलती है लड़का या लड़की पैदा हुए हैं। तो ये लड़का और लड़की शब्द किस में रखे जाएंगे, जातिवाचक। जब पंडित जी नामकरण करते हैं तब आपकी कौन सी बन जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे आपके आदमी हैं, जैसे आपका पक्षी है, पक्षी हैं, जैसे आपके पशु हैं, जैसे आपके पेन है, इत्यादि शब्द किस में आते हैं, इत्यादि शब्द आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे आपका एक रिश्ता है, रिश्ते के नाम भी किस में आते हैं, रिश्ते हैं, जैसे भाई बहन, तो ये रिश्तों के नाम भी किस में आते हैं, आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे भूकंप है, यदि इसका कोई पर्टिकुलर नाम होगा तब तो व्यक्तिवाचक। यदि भूकंप है, आंधी है, तूफान है, ये सभी किस में आते हैं, आंधी है, तूफान है, ये सभी प्राकृतिक जितनी भी आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं जातिवाचक में आती हैं। यदि प्राकृतिक आपदाओं के नाम रखे गए हों तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आगे चर्चा कर लेते हैं, क्या जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं। जी हाँ, जातिवाचक संज्ञा के भेदों की मैंने बात की थी। पहला भेद किया था मैंने द्रव्यवाचक। कौन सा, द्रव्यवाचक। बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में
कौन कौन से उदाहरण रखे जाते हैं। द्रव्यवाचक की बात करूं तो द्रव्य में है जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, जैसे आपका है पानी, रेत, दूध, दही, छाछ, ऐसे ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गैसों के नाम भी किसके अंतर्गत आते हैं? गैसों के नाम भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसके अंतर्गत आती है? द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। मान लो आपसे क्वेश्चन किया गया कि दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, और दूध को क्या कर दिया? रेखांकित कर दिया वाक्य में। अब आपसे पूछ रहा है निम्न में से संज्ञा होगी। ऑप्शन है आपके, पहला है व्यक्तिवाचक, दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, दूध में बताना है आपको व्यक्तिवाचक। दूसरा है आपका जातिवाचक, तीसरा है आपका भाववाचक, और चौथा है आपका ऑप्शन में द्रव्यवाचक। अब आपके सामने जाति भी दे रखा है ऑप्शन में, और जाति भी दे रखा है, और द्रव्यवाचक भी ऑप्शन में रखा गया है। तब आपको बताना है दूध में कौन सी संज्ञा होती है? द्रव्यवाचक होती है। यदि द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है और इसके अंतर्गत आपके सामने रख दिया है यदि इसमें रख दिया गया है आपके में समूहवाचक, अब आपका आंसर होना चाहिए जातिवाचक। दोनों ही प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि जातिवाचक का भेद दे रखा है तो पहली प्राथमिकता आपको भेद को जानी चाहिए। यदि भेद नहीं दे रखा है तब आपकी प्राथमिकता जातिवाचक को जानी चाहिए। तो ये तो हुए आपके द्रव्य के। आगे चर्चा करते हैं। अब दूसरा भेद कौन सा था? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मैंने अभी बताया था आपको, वे संज्ञा शब्द जो एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा कक्षा, क्या कक्षा एक विद्यार्थी से बनती है? जी नहीं, कक्षा अनेक विद्यार्थियों से बनती है और उसमें शिक्षक भी शामिल होता है। जैसे मैंने कहा परिवार, परिवार एक बंदे से परिवार नहीं होता है, सभी होते हैं तब जाके परिवार बनता है। एक से अधिक सदस्य होने पर परिवार बनता है। मैंने कहा आपसे गोष्ठी, पहले तो गोष्ठी शब्द समझो। गोष्ठी किसे कहते हैं? गोष्ठी कहते हैं जब कभी सम्मेलन किया जाता है तब वहाँ जो भीड़ होती है उसे क्या कहते हैं? गोष्ठी कहते हैं। कभी सम्मेलन को ही क्या कहते हैं? गोष्ठी। जैसे सभा, दल, भीड़, ये ऐसे शब्द हैं जो एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं। सेना और आपकी एक लिख दो पुलिस। ये कौन से हैं? ये हैं आपके समूहवाचक संज्ञा। कौन से? समूहवाचक संज्ञा। अब आपके समझ में आना चाहिए द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। यदि मैं यहाँ वचन की भी बात कर लेती हूँ तो आप बता सकते हैं कक्षा में वचन होगा, एक वचन, बहुवचन या इनमें से कोई नहीं। परिवार में वचन होगा, सेना में वचन होगा। तो यहाँ मैं आपके सामने क्लियर कर देती हूँ द्रव्यवाचक को भी। तो द्रव्यवाचक
सदैव संज्ञा किसमें होती है? एक वचन में प्रयुक्त होती है। किसमें होती है? एक वचन में प्रयुक्त होती है। कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसमें प्रयुक्त होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव, द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। कौन सा वचन? एक वचन। एक वचन में प्रयुक्त होती है। प्रयुक्त होती है। यदि आपसे पूछा जाए क्या समूहवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है? समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा भी एक वचन में प्रयुक्त होती है। समूहवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है। प्रयुक्त होती है। जैसे बाल, दाम, आंसू, अक्षत, तो ये ऐसे सॉरी वो बहुवचन में है। समूहवाचक संज्ञा की बात कर रही हूं मैं। समूहवाचक संज्ञा में कक्षा है, दल है, क्या मैं इसे एक वचन कह सकती हूँ? एक बार मैं वाक्य में प्रयोग करके देखती हूँ। भीड़ जा रही है, क्या ये वाक्य सही होगा? नहीं, हम हमेशा कहते हैं भीड़ जा रही है। तो भीड़ जा रही है आए तो एक वचन और है आए तो ये बहुवचन होता है, और है हमेशा एक वचन में होता है। ये कौन सा है? बहुवचन। और है किस में आता है? एक वचन में। किस में आता है? एक वचन में आता है। उसी प्रकार मंडली जा रही है, एक वचन। सेना जा रही है, एक वचन। पुलिस आ रही है, एक वचन। परिवार जा रहा है, एक वचन। कक्षा जा रही है, एक वचन। सभी में कौन सा वचन? एक वचन ही प्रयुक्त होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, संख्या अधिक होने के कारण, जैसे भीड़ है, आपको दे दिया भीड़ शब्द में संज्ञा है, भीड़ शब्द में वचन है, तो आपको बताना होगा भीड़ शब्द में कौन सा वचन है। भीड़ शब्द में वचन है, कौन सा वचन है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एक वचन, दूसरा है बहुवचन, तीसरा है दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें? भीड़ शब्द में वचन है, तो भीड़ को हम एक बार वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। भीड़ जा रही है, तो कौन सा वचन हो जाएगा? एक वचन होता है। लेकिन जब हम भीड़ को देखते हैं, एक सामान्य रूप से देखते हैं, तो भीड़ में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। उस आधार पे हम क्या करके आते हैं? बहुवचन। लेकिन हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तब देखते हैं, तब हमें पता चलता है कौन सा वचन होता है, एक वचन होता है। तो ये तो हुए आपके जातिवाचक संज्ञा के द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरी आपकी समूहवाचक संज्ञा। तीसरी मैं बात करती हूँ भाववाचक संज्ञा की। मैं उदाहरण दूँ आपके सामने। खेतड़ी खान से तावा निकाला जाता है, और तावे को रेखांकित कर दिया। अब बताना होगा इस वाक्य में आए हुए शब्द में संज्ञा है तावा, तो जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, तो आपको आंसर देना होगा द्रव्यवाचक। यदि द्रव्यवाचक आपके ऑप्शन में नहीं है, तब आपको प्राथमिकता देनी होगी जातिवाचक संज्ञा की। आगे मैं बात करती हूँ भाववाचक। भाववाचक संज्ञा के मैंने भेद किए थे, और भेद कौन कौन से किए थे? भेद किए थे, पहला तो था आपका ऋण, कौन सा था? ऋण। और दूसरी कौन सा था भाववाचक संज्ञा? यौगिक। इसके भी दो भेद हो चुके हैं। यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं,
तो डेफिनेशन इसकी कहती है व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष अवस्था का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के गुण दोष अवस्था के आधार पर बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आपको समझने वाली बात है, इसे केवल इसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, इसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, इसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल और केवल क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। किसको? भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस ही किया जाता है। क्या हम भावों को छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम भावों को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं? हम इसे महसूस ही कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा आपसे मित्र, मैं इस मित्र को छू सकती हूँ। मैंने कहा शत्रु, मैं शत्रु को छू सकती हूँ। मैंने कहा शिशु, मैं शिशु को छू सकती हूँ। मैंने कहा प्रेम, मैं अब इस प्रेम को छू नहीं सकती। समझ गए? मित्र है, मित्र को मैं टच कर सकती हूँ। शत्रु है, शत्रु को मैं टच कर सकती हूँ। शिशु है, शिशु को भी मैं टच कर सकती हूँ। लेकिन इनसे प्रेम को मैं टच कर सकती हूँ नहीं, केवल और केवल मैं महसूस कर सकती हूँ। तो ये प्रेम शब्द किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा होती है। यदि मैं मित्र से मित्रता कहूँ, मित्रता, क्या मैं इसके मित्रता के भाव को छू सकती हूँ? नहीं, केवल और केवल मैं महसूस कर सकती हूँ। मैंने कहा शत्रु, छू सकती हूँ, लेकिन इसका भाव है जो शत्रुता का, इसे मैं छू नहीं सकती। उसी प्रकार शिशु है, शिशु को मैं छू सकती हूँ, लेकिन शिशु के भाव शैशव को मैं छू नहीं सकती। तो ये क्या हुए? आपके भाववाचक संज्ञा, कि हम भाववाचक संज्ञा को क्या नहीं कर सकते हैं? छू नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। आगे हम बात करें भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के भेदों की बात करें तो भाववाचक संज्ञा दो ही भेद माने गए हैं। पहला है ऋण, और ऋण के अंतर्गत मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे आपका प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, दया, दुख, और दूसरा कौन सा है आपका? सुख। ये कौन सी हैं? ये ऋण भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जिनके हम खंड नहीं कर सकते हैं। ऋण हम मूल को कहते हैं, मूल हम जड़ को कहते हैं। क्या यौगिक के खंड हो सकते हैं? आराम से। यौगिक भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो इसके 5 भेद होते हैं। 5 के अनुसार इनका निर्माण हुआ है। किसका? यौगिक भाववाचक संज्ञा का कितने प्रकार से निर्माण हुआ है? 5 प्रकार से निर्माण हुआ है। पहला है आपका संज्ञा से। देखते हैं पहला किससे हुआ है? संज्ञा से। दूसरा किससे हुआ है? इसका सर्वनाम से। तीसरा किससे हुआ है? इसका विशेषण से। चौथा किससे हुआ है? आपको इसका क्रिया से। पांचवा किससे हुआ है? इसका निर्माण अव्यय से। तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए निम्न में से ऋण भाववाचक संज्ञा है, तो आपके सामने
ये रहे शब्द। यदि आपसे पूछा जा रहा है यौगिक भाववाचक संज्ञा है तो यह संज्ञा से निर्मित होगी, यह सर्वनाम से निर्मित होगी, यह विशेषण से निर्मित होगी, यह क्रिया से निर्मित होगी और यह अव्यय से निर्मित होगी। कैसे, इसके बारे में भी देख लेते हैं। पहले मैं करूं संज्ञा से, तो संज्ञा से निर्मित क्या बनाना है हमें, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा है और संज्ञा से मैं क्या बना रही हूँ, भाववाचक संज्ञा। पहले मैं ले लेती हूँ जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, दोनों से ही बनाते हैं संज्ञा से। और संज्ञा में कौन सा, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जातिवाचक और कौन सा, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। अब कैसे निर्माण होगा, एक बार मैं शब्द देख लेती हूँ। शब्द मैंने लिखे इधर राम, राम, मानव, दानव, दास, नौकरी, नौकर, चोर। आगे मैंने लिखा नर, आगे मैंने लिखा नारी, आगे मैंने लिखा शिशु, शिशु, आगे मैंने लिखा नर नारी, मैंने लिखा लड़का, मैंने लिखा बच्चा, मैंने लिखा युवक, मैंने लिखा विधवा, मैंने लिखा शिव, मैंने लिखा राम, मानव, दानव हो गया, मैंने लिखा गुरु, इनसे हमें क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। अब राम से यदि मैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण करूं तो इसका भाव निकल के आएगा रामत्व। इधर मैं मानव से करूं तो मानवता, मानवता, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। अधिकांशतः आजकल जो एग्जाम की प्रकृति है वह यहीं से पूछी जाती है। निम्न में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से सर्वनाम शब्द है, निम्न में से विशेषण शब्द है, या फिर चार आपको देंगे और पूछेंगे निम्न में से संज्ञा शब्द बताइए। इधर है दानव, तो दानव से क्या बनेगा, दानवता, दानवता। इधर दास से क्या बनेगा, दासता। इधर नौकर से क्या बनेगा, नौकरी, भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, नौकरी। इधर चोर से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, चोरी। इधर नर से क्या बनेगी, नरत्व, भाववाचक संज्ञा। इधर नारी से नारित्व। इधर शिशु से क्या बनेगा, शैशव, शैशव। इधर लड़का से क्या बनेगा, लड़कपन। इधर भाववाचक संज्ञा बच्चा से क्या बनेगी, बचपन। इधर युवक से भाववाचक संज्ञा बनेगी यौवन। इधर विधवा से भाववाचक संज्ञा बनेगी वैधव्य, वैधव्य। इधर शिशु से क्या बनेगा, शिवत्व। शिव से क्या बनेगा, शिवत्व। इधर गुरु से क्या बनेगा, गुरुता या फिर गौरव, या फिर गौरव। इधर मित्र से क्या बनेगा, मित्रता। मित्र शब्द है जातिवाचक और जातिवाचक से हम भाववाचक बनाएंगे मित्रता। इधर शत्रु है, शत्रु है और शत्रु से क्या बनेगा, शत्रुता। ये भाववाचक संज्ञा है। आपके सामने क्वेश्चन दिया होगा लड़कपन शब्द निर्मित है,
लड़कपन शब्द निर्मित है। किससे निर्मित है? लड़का से, बच्चा से, युवक से, विधवा से। यदि आपको पता है तो किससे निर्मित है? लड़का से। और लड़का किस में आती है? जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। लड़का शब्द किसका है? जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। यदि आपसे पूछा जाए बचपन शब्द में है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अब आपका आंसर होना चाहिए संज्ञा। और संज्ञा में कौन सा भेद? भाववाचक। इसी प्रकार से आज के क्वेश्चन बन चुके हैं। आज के जो एग्जाम की प्रकृति है वह चेंज हो चुकी है। सीधा आपसे राम श्याम, मोहन, सोहन कोई नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से आते हैं और यहाँ से आते हैं। आपके सामने होगा शैशव और लिख दिया जाएगा शैशव शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यदि आपको पूरे टॉपिक की नॉलेज होगी तभी आप कर पाओगे। फिर भी लिखे दूसरा प्रश्न बनेगा, इस पे प्रश्न का दूसरा आधार बनेगा शैशव शब्द निर्मित है व्यक्तिवाचक से, जातिवाचक से, या फिर सर्वनाम से या विशेषण से। तो किससे निर्मित है? जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। इसमें तीसरा टाइप क्वेश्चन का बनेगा कि शैशव शब्द किससे मिलकर बना है या किससे निर्मित है। तो आपके सामने होगा शिशु। शिशु से क्या बना है? शैशव। लड़का से क्या बना है? लड़कपन। बच्चा से क्या बना है? बचपन। युवक से क्या बना है? यौवन। विधवा से क्या बना है? वैधव्य। शिव से क्या बना है? शिवत्व। और गुर से क्या बना है? गुरुता या फिर गौरव। तो ये तो हुए आपके जातिवाचक प्लस व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्माण। आगे बात करते हैं सर्वनाम से। अब सर्वनाम से हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। किससे निर्मित कर रहे हैं? सर्वनाम से। और सर्वनाम से हमें क्या बनानी है? भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे मैंने लिखा मम, तो मम से ममत्व होता है और मम से ममता भी होता है। दूसरा मैंने लिखा अहम, अहम से अहंकार होता है। क्या बना भाववाचक संज्ञा? अहंकार। मैंने लिखा सर्व, और सर्व से क्या बनेगा? सर्वस्व। क्या बनेगा? सर्वस्व। ठीक है। मैंने लिखा यहाँ तेरा, और तेरा सर्वनाम होता है। तेरा से क्या बनेगा? तेरापन। मैंने इधर लिखा मेरा, और मेरा से क्या बनेगा? मेरापन। इधर मैंने लिखा अपना, और अपना से क्या बनेगा? अपनापन। किससे बनेगा? अपना से क्या बना? अपनापन। तो ये क्या है? सर्वनामों से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं। अहंकार शब्द निर्मित है विशेषण से, संज्ञा से, सर्वनाम से या फिर क्रिया से। तो आपका आंसर होना चाहिए सर्वनाम से। सर्वनाम में क्या आता है? सर्व, और सर्व से क्या बना है? सर्वस्व। तो इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान में रखने हैं। दूसरे में बात करूं, नेक्स्ट विशेषण से। किससे बनानी है? अब मुझे विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। तो विशेषण और भाववाचक संज्ञा, पहले तो आपको समझना है विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण कहते हैं जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, उसे विशेषण कहते हैं। और इससे निर्माण किसका हुआ है? भाववाचक संज्ञा का। तो कैसे हुआ है ये भी देख लेते हैं। विशेषण में जैसे मैंने लिखा अच्छा, मैंने लिखा सच्चा, मैंने लिखा झूठा, मैंने लिखा प्यारा, मैंने लिखा पीला, मैंने लिखा मीठा, मैंने लिखा खट्टा। ये क्या है? विशेषण। मैंने लिखा सुंदर, मैंने लिखा कुरूप, मैंने लिखा आगे पीला, पीला हो गया, पीला हो गया। मैंने लिखा नीला, लाल,
मैंने लिखा काला, मैंने लिखा इधर, चलो ये बोलते अच्छा से बनाते हैं। अच्छा से हुआ, क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा? अच्छाई। क्या बनेगा? अच्छाई। अच्छा विशेषता बतला रहा है कि वह अध्यापक या फिर ये अध्यापक अच्छे हैं, तो ये विशेषता बतला दी। यदि मैं इसी की भाववाचक संज्ञा बनाऊं अच्छा शब्द की तो क्या बनेगी? अच्छाई। यदि मैं सच्चा की बनाऊं भाववाचक संज्ञा तो क्या बनेगी? सच्चा विशेषण की सच्चाई। यदि मैं झूठा शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाऊं तो क्या बनेगा? झूठ। उसी प्रकार में प्यारा शब्द की क्या बना भाववाचक संज्ञा क्या होगी? प्यार। उसी प्रकार पीला का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? पीलापन। उसी प्रकार मीठा का भाववाचक संज्ञा मिठास। उसी प्रकार खट्टा का क्या बनेगा? खट्टापन। उसी प्रकार सुंदर का क्या बनेगा? सौंदर्य। क्या बनेगा? सौंदर्य, या फिर कह सकते हैं सुंदरता। यदि आपके सामने दोनों ही शब्द दे रखे हैं कि सुंदर शब्द निर्मित है या सुंदर विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है, सौंदर्य ए ऑप्शन, सुंदरता बी ऑप्शन, या फिर सुंदर सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये सभी, तो पहली प्राथमिकता आपको सौंदर्य देनी है। क्या देनी है? सौंदर्य। यदि दोनों ऑप्शन में है तो पहली प्राथमिकता इसे जाएगी, दूसरी प्राथमिकता इसे जाएगी। यदि सौंदर्य नहीं है, अब आपको सुंदरता को प्राथमिकता देनी होगी। इधर कुरूप, कुरूप का क्या बनेगा? कौरूप्य। इधर लाल का क्या बन जाएगा? लालिमा। इधर काला का क्या बनेगा? कालिमा। इधर शिष्ट का क्या बनेगा? शिष्टता। तो ये क्या है? विशेषण शब्दों से निर्मित शब्द हैं। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। तो कितने प्रकार से होती है यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण? 5 प्रकार से यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। अब ये मैंने बताए हैं विशेषण से, इससे पहले मैंने बताए थे सर्वनाम से, और इससे पहले मैंने बताए थे संज्ञा से निर्मित। अब हम बात करते हैं किससे निर्मित? क्रिया से निर्मित। क्रिया से, और इधर क्या बनाना है? क्रिया से हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे मैंने कहा पढ़ना, तो उतरना, चलना, उठना, इनसे हमें क्या बनानी है? भाववाचक संज्ञा बनानी है। मुस्कुराना, सजाना, तो ये ऐसे सब क्रिया हैं जिनके बाद में ना जुड़ती है, धातु के अंत में ना जोड़ देते हैं तो क्रिया बन जाती है, और क्रिया से हमें क्या बनाने हैं? भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। तो ये देख लेते हैं, पढ़ना से पढ़ाई, उतरना से उतराई, आपके चलना से चल, उठना से उठो, मुस्कुराना से मुस्कुराहट। क्या बनेगा? मुस्कुराहट। और सजाना से क्या बनेगा? सजावट। तो ये क्रिया से क्या बनी है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। आज के लिए ही इतना। नमस्ते, फिर मिलेंगे।